इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूके आने के बाद, जैसे कि मैं अपने पिछली वीडियो में देखा कि यूके आने से पहले अगर आप इंडिया में हैं तो वहाँ से घर कैसे ढूंढ सकते हैं, और अगर आप यूके आ चुके हैं तो उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि आप घर यहाँ पे रह के कैसे ढूंढ सकते हैं। अगर आप सिंगल आ रहे हो, विद फैमिली आ रहे हो, या फिर बच्चे के साथ आ रहे हो, तो यहाँ पे आने के बाद आप कैसे घर ढूंढ सकते हैं। एंड में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसके थ्रू आपको घर ढूंढने में आसानी होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स गेट आउट में। तो चलिए लेट्स गेट आउट। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के किसी पोर्शन को स्किप ना करें और ये वीडियो जो है पूरा एंड तक देखें। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे। तो यहाँ पे घर ढूंढने का अलग अलग क्राइटेरिया है। पहले तो ये क्राइटेरिया है कि आप सिंगल हो, डबल हो, या फिर आप बच्चे के साथ हो। तो उनके साथ अलग अलग क्राइटेरिया है कि अगर आप सिंगल हो तो कौन से घर ढूंढ सकते हैं। जैसे सिंगल हो तो आप सिंगल रूम में भी शिफ्ट कर सकते हैं किसी के साथ शेयरिंग में। अगर 2 BHK है तो एक रूम आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप 2 लोग हैं तो वो आपको 1 BHK चाहिए, एक हॉल, एक किचन और एक बाथरूम। तो एक तीन 2 लोगों के लिए आपको 1 BHK चलेगा। लेकिन अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हैं तो यहाँ एक रूल है कि आप बच्चे को अपने साथ नहीं सुला सकते। तो उस बच्चे के लिए आपको अलग से सेपरेट रूम लेना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ के भी लैंडलॉर्ड्स हैं, अगर आप बोलते हैं कि आपके पास बच्चा है तो वो आपको 2 BHK ही रेकमेंड करेंगे, और मोस्टली वो 1 BHK आपको नहीं देंगे अगर उनको पता चल गया कि आपके पास बच्चा है आपके साथ। और ये सारा जो एक्सपीरियंस है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और जो लोग यहाँ मेरे फ्रेंड्स और कलीग पहले से यहाँ रह रहे हैं उन्होंने भी मुझे ये बताया है कि उन लोग ये घर ढूंढ रहे थे तो उन लोगों ने क्या फेस किया था और उनके क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे। तो उनके एक्सपीरियंस और हमारे एक्सपीरियंस को मिला करके मैंने एक वीडियो कंटिन्यू किया है। इसमें हम लोग बताएं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से और लोगों के व्यू के हिसाब से आप कैसे घर ढूंढने में आपको हेल्प हो सकती है। तो पहले ट्राई करते हैं कि आप लोग कहाँ पे घर ढूंढ सकते हैं। तो पहले उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो यहाँ पे सिंगल आ रहे हैं। तो सिंगल लोगों के लिए मोस्टली प्रेफरेबल होता है कि वो लोग सिटी सेंटर के पास में रहें, ताकि वहां पे उनको शेयर्ड अकोमोडेशन जो है, और या फिर फ्लैट्स या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट जो है, वो ज़्यादा ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल रहते हैं। और वहां पे उनको घर जो है इजीली मिल जाता है एज शेयर्ड रूम या स्टूडियो अपार्टमेंट, या फिर 1 BHK भी है। फ्लैट्स मैं बोल रहा हूँ, वो फ्लैट्स इजीली अवेलेबल होता है। और एक बेनिफिट है सिटी सेंटर में रहना कि जितने भी सुपर स्टोर्स हैं, ट्रेन स्टेशन हैं, थोड़ा नाइट लाइफ अच्छा होता है। ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़ेगा आपको किसी और बस स्टॉप तक चलने के लिए। तो जो कम्युनिकेशन है और कम्यूटेशन है वो सारा इजीली वहाँ पे अवेलेबल होता है। जो बड़े स्टोर्स वहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आपको किसी दूसरे शहर में ट्रैवल करना है तो वो भी वहाँ पे स्टेशन और बस स्टॉप्स मतलब एनफ होते हैं, आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे है सिटी सेंटर में रहने का, क्योंकि आप जितना सिटी के पास रहते हो, स्टेशन के पास रहते हो, उतना पे आपको घर का जो रेंट होता है, अगर आप छोटे घर भी ले रहे हो, घर तो नहीं मिलेंगे उतने, मतलब जो फ्लैट्स या फिर 1 BHK बोल रहा हूँ, वो सब का ऑप्शन जो है वो महंगा मिलता है वहाँ पे। जैसे जैसे आप सिटी सेंटर से दूर जाते जाते हो वैसे वैसे आपका जो रेंट है वो कंपेटिवली घटते जाता है। अगर आपके पास कार नहीं है और आप यहाँ पे सिंगल रह रहे हो तो बेटर है कि सिटी सेंटर में ही घर ढूंढो, ताकि आपको हर कुछ बाने में कहीं दूसरी जगह जाना है या फिर कुछ ग्रोसरी खरीदना है, थोड़ा नाइट लाइफ देखना है, चहल पहल देखना है, तो कोशिश कीजिए कि सिटी सेंटर में रहने के लिए। ये उनके लिए है जो सिंगल आ रहे हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 2 BHK सिटी सेंटर में भी, तो आप और आपकी फैमिली जो है या आपकी वाइफ जो है वो आपको सिटी सेंटर ही आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको चहल पहल पसंद है। सिटी सेंटर वाले घरों के बारे में एक और दिक्कत ये है कि वो घर मोस्टली छोटे होते हैं। आपको स्टूडियो और 1 BHK का घर ज़्यादा मिलेगा। थोड़े कॉस्टली भी रहते हैं, और वो घर थोड़े पुराने जैसे रहते हैं, कोई भी नया कंस्ट्रक्शन नहीं रहता है। तो एक तो महंगा है, छोटा है और पुराना है। तो ये सब चीज़ें दिक्कत है। जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हैं किसी दूसरे शहर में, या फिर कहीं पे आपको स्टे करना होता है जहाँ पे आपको कम्यूट करना है आसपास, तो आप खुद चाहेंगे कि आप शहर के बिल्कुल पास में रहें, ताकि आपके लिए चीज़ें इजीली एक्सेसिबल हो जाए। तो मोस्टली से हम लोग भी कहीं घूमने जाते हैं कहीं दूसरे शहर में, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सिटी सेंटर के पास में रहें, ताकि वहाँ से घूमने का हम लोगों को या फिर कम्युनिकेशन का ज़्यादा ऑप्शंस मिल सके। अब बात करते हैं उनकी, जो लोग कपल यहाँ पे आ रहे हैं,
तो मैं तो बोलूँगा कि सिटी सेंटर अवॉइड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस ऑलरेडी हाई हैं और आपको छोटा घर मिलेगा। ज़्यादा पार्क्स नहीं रहेंगे, आपको पार्किंग की जगह नहीं रहेगी। तो अगर आप कपल आ रहे हैं या फिर बच्चे के साथ आ रहे हैं तो प्रेफर ये कीजिए कि सिटी सेंटर जो है उससे थोड़ा दूर लेने के लिए, कम से कम 8 या 10 माइल अगर सिटी सेंटर से आप दूर जाते हैं तो पहली चीज़ है कि आपको बड़ा घर मिलेगा, पूरा घर भी मिल सकता है। इन फ्लैट की जगह पे आपको पूरा घर, एक डिटैच्ड और सेमी डिटैच्ड हाउस मिल सकता है, या बंगलो मिल सकता है, या फिर टेरेस्ड हाउस भी मिल सकता है। तो कोशिश कीजिए शहर से दूर रहने का। आपको अच्छा पार्क मिलेगा वहाँ पे को। और अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हैं तो देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एक अच्छा घर मिल जाए, और बच्चा है तो बच्चे के लिए पार्क मिल जाए, और अच्छा स्कूल मिल जाए। बस यही 3 क्राइटेरिया है। घर अगर सस्ते में मिल रहा है तो आप कोशिश कीजिएगा शहर से थोड़ा दूर या आउटस्कर्ट्स में लेने के लिए, ज़्यादा दूर नहीं, 8 से 10 माइल दूर। तो आपको रिजनेबल प्राइस में बड़े घर मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इंस्टेड सिटी के। और एक चीज़ है, जब आप लोग घर ढूंढें तो वहाँ से देखना आपको ये है कि जितने भी शॉपिंग सेंटर्स हैं, जैसे यहाँ पे फेमस शॉपिंग सेंटर्स हैं आपको सैंसबरी, एल्डा, एजडा, आल्डी और मॉरिशंस या फिर टेस्को, तो ये सब यहाँ पे बड़े वाले शॉपिंग सेंटर्स हैं। तो ये कोशिश कीजिएगा कि आपकी जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो। ऐसा नहीं कि पास वाला सेंसबरी 25 माइल है तो इतना दूर लेने का ट्राई नहीं करें, ताकि आपको जो डेली ग्रॉसरी खरीदना है उसके लिए जाने में आपको आसानी हो। यहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि फ्री डिलीवरी है और आपको तुरंत डिलीवरी मिल जाती है 20 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ डू इट योर सेल्फ वाला सीन है हर जगह पे। अगर आपको कुछ खरीदना है तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे स्टोर पे, और आपको खुद से सामान खरीद के वापस अपने घर लाना पड़ेगा। कोई डिलीवरी के लिए यहाँ आपको नहीं मिलेगा इतनी आसानी से। जैसे आपको डिलीवरी चाहिए, सेंसबरी या एजरा वाले डिलीवरी करते भी हैं तो वो 1 पाउंड 1.5 पाउंड मिनिमम आपको, वो भी 4 दिन बाद की डिलीवरी देते हैं। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते, लेकिन वो इमीडिएट डिलीवरी आपको किसी चीज़ की नहीं मिलेगी। जैसे आपको तुरंत दूध चाहिए, दही चाहिए, या कोई मसाला, चावल, कुछ भी आपको ग्रॉसरी आइटम चाहिए, तो इमीडिएट डिलीवरी आपको कोई भी नहीं करेगा। आपको सामान स्टोर से जाके परचेस करके ही लाना पड़ेगा। मिनिमम डिलीवरी भी आपको 1 से 1.5 पाउंड लगेगी। मैं एजडा की बात कर रहा हूँ, एजडा से मैंने सामान मंगवाया है। तो 1 से 1.5 पाउंड का मिनिमम डिलीवरी चार्ज है, वो भी तब जब आपको स्लॉट पहले से बुक करेंगे 4 या 5 दिन बाद का। तो उससे पहले आपको कोई डिलीवरी नहीं देता। अगर आपको कल की डिलीवरी, आज की डिलीवरी चाहिए तो 5 पाउंड या फिर 8 पाउंड तक आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो एजडा सुपर स्टोर जितने भी है, एजडा, सेंसबरी, आल्डी, टेस्को, ये सब आपके घर के पास हो, ज़्यादा नहीं, 5-6 माइल से ज़्यादा दूर नहीं हो। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है बस स्टॉप को लेकर के। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके घर से जो बस स्टॉप है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो। अगर आपके पास ट्रैवल का अपना इनिशियल अरेंजमेंट नहीं है तो जो बस स्टॉप जहाँ पे बस रुकती है, ऐसे यहाँ पे हर 1 माइल 2 माइल पे हर जगह पे, गाँव में भी बस स्टॉप है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी रिमोट एरिया में नहीं लीजिएगा जहाँ पे बस स्टॉप 4 माइल या 3 माइल दूर है। आपको प्रॉब्लम होगी फिर कहीं भी जाने आने में। तो ऐसा एक कॉमन बस स्टॉप ढूंढिएगा जहाँ आपके घर के बिल्कुल पास हो, जहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से बहुत सारे बस रूट्स आपको कनेक्ट होते हो। इससे आपको कहीं भी जाने आने में आपको आसानी होगी। आप कैसे ढूंढने की पास में बस स्टॉप है कि नहीं। तो मान लीजिए कि आपने कोई घर फाइनल कर लिया है, उसका घर का पोस्ट कोड रहता है, तो उस पोस्ट कोड को आप गूगल मैप्स में डालिए। गूगल मैप में डालने के बाद जो बस स्टॉप का साइन है, इंडिया में भी सेम ही साइन चलता है, तो वो बस स्टॉप का जो साइन है वो आपको दिखाएगा मैप में ही। तो आप उस लोकेशन से देख सकते हैं कि वो बस रूट या फिर बस स्टॉप जो है उस लोकेशन से कितना दूर है। हाफ ए माइल टू मैक्सिमम 0.8 माइल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस स्टॉप, क्योंकि आप हर दिन कम्युनिकेट करेंगे बस से, तो आपको उतना हर दिन चलना पड़ेगा, जाने के टाइम भी और वापस आने के टाइम भी। आधा माइल, 0.8 माइल, 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर आपका बस स्टॉप नहीं होना चाहिए। आपको इजी रहेगा फ्यूचर में, आपको कहीं जाना है, कल कहीं जाना है या फिर कहीं मीटिंग या ऑफिस जाना है, तो जो बस स्टॉप है वो पास में रहेगा तो आपको चलना कम पड़ेगा। अगला टॉपिक देखते हैं कि ये देखिए, कुछ लोगों को फ्लैट पसंद आता है, कुछ लोगों को घर पसंद आता है। तो बिल्कुल घर ले या फ्लैट ले, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं और अगर आपका फैमिली और बच्चा है तो मैं तो प्रेफर करूंगा भैया कि हाउस लो। मैं अभी फ्लैट में रह रहा हूँ और मैंने 2-3 घर देखे हैं चेंज करने के लिए। ऑफ कोर्स मुझे हाउसेस तो बहुत प्यारे लगे। जैसे मेरे घर का रेंट है 700,
और जो मैंने घर देखा है वो भी थोड़ा शहर से बाहर ही है, ये तो शहर से बहुत बाहर है, लेकिन फिर भी सिटी सेंटर के अंदर भी आपको 700-800 में आपको 2 BHK पर्थ में मिल जाएगा। पर्थ से आधा 1 माइल या 2 माइल बाहर निकलते हैं तो आपको हाउसेज जो है ऑलमोस्ट, मेरे को जो पड़ रहा था वो 995 था, तो ऑलमोस्ट 1000 पाउंड मार के चलिए, तो ये 800 पॉइंट शहर के अंदर और 1000 पाउंड शहर के बाहर। लेकिन जो हाउसेज होते हैं वो बिल्कुल ओपन रहता है, पीछे गार्डन रहता है, आप बारबेक्यू कर सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, आप खुद भी बाहर चेयर लगा के बैठ सकते हैं। यहाँ होता क्या है ना कि समर के टाइम में तो चलिए 10 बजे रात तक भी आपको उजाला ही रहता है, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, सॉरी ठंड में क्या होता है कि शाम जो है बहुत जल्दी हो जाती है, 3 बजे 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। तो जो लोग फ्लैट में रहते हैं, मेरा ऐसा फील है कि जब अंधेरा हो जाता है, जो फ्लैट में रहते हैं लोग, जो पुराने मेरे फ्रेंड उनका एक्सपीरियंस, वो बहुत बंद बंद लगता है, वो जेल जैसा लगता है, बहुत घुटन होती है अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो। बैचलर्स को इनसे कोई दिक्कत नहीं है, उनको घर से वैसे भी कोई खास मतलब नहीं रहता है, तो वो लोग क्या है, एक रूम भी मिल जाएगा, वो आएंगे सोएंगे खाएंगे चले जाएंगे, उतना ही है। लेकिन अगर आप फैमिली और बच्चे के साथ रह रहे हैं तो मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप घर ही सेलेक्ट करें। इवन अगर वो 20% या 30% महंगा भी पड़ रहा हो अगर फ्लैट से, तो बेटर है कि आप पार्क वाले या फिर जिसमें गार्डन है उस वाले फ्लैट्स, उस वाले हाउसेज को सेलेक्ट करें, ताकि आपको एक फ्रीडम मिले ठंड के टाइम में भी, अगर आप घूम सके, थोड़ा घर बड़ा हो, बच्चे भी इंजॉय कर सकें। फ्लैट से फैमिली मैन के लिए बेटर है कि फ्लैट से अच्छा आप एक हाउस सेलेक्ट करें। चौथा पॉइंट है मेरा कि आप कौन सा एरिया सेलेक्ट करें। तो आजकल जितने भी ऐप्स हैं वो सब में आपको स्कूल चेकर्स, पार्क, नियर बाई, नियर स्टेशन सब कुछ दिखता है वहाँ पे, कि कहाँ से बस स्टॉप वहाँ से कितना पास है, ट्रेन स्टेशन कितना पास है, वो सब कुछ आपको उसके ऐप में दिख जाता है। तो मेरी प्रेफरेंस यही रहती है कि जहाँ अगर आप रह रहे हैं पास में एक अच्छा सा पार्क हो, यहाँ प्ले जोन वाला पार्क बहुत अच्छा रहता है, आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में कि यहाँ का पार्क का क्वालिटी कैसा है। बिल्कुल ग्रीन ग्रीन एकदम खुला खुला पार्क रहता है, आप आराम से घूम सकते हैं उसके अंदर, और बहुत मज़ा आता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, झूले स्विंग सब कुछ रहते हैं वहाँ पे। तो कोई सी जगह जो पार्क्स है वो घर के पास हो। और एक चीज़ और है कि स्कूल्स जो भी वहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आपको मिल रहा है जिस एरिया में, वो स्कूल जो है या तो एटलीस्ट मतलब आउटस्टैंडिंग रेटिंग के मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। आप वो स्कूल की रेटिंग भी देख सकते हैं, जैसे राइट टू मूव ऐप है, तो उसमें आप जो लोकेशन या घर है उसके नीचे ऑप्शन रहता है स्कूल चेकर का, स्कूल चेकर में जाके आप देख सकते हैं कि सबसे पास का आउटस्टैंडिंग स्कूल कितना दूर है। 0.2 0.3 माइल में है तब तो बहुत ही अच्छा है, आप वो घर आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि बढ़िया पार्क हो, प्ले करने का एरिया हो, और स्कूल जो भी है आउटस्टैंडिंग वाले बिल्कुल पास में हो। ये 3 एक फैमिली के लिए क्राइटेरिया है। और हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, ये एनएचएस जो भी है आपका, जो हॉस्पिटल्स यहाँ बोलते हैं, छोटे हॉस्पिटल्स को एनएचएस बोलते हैं, तो छोटे नहीं एक्चुअली सभी हॉस्पिटल्स को एनएचएस ही बोलते हैं। तो जो भी यहाँ पे एनएचएस हैं, नेशनल हेल्थ सर्विस वाले जितने भी हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स हैं, उसका भी देख लीजिए कि घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो, ताकि रात में या कभी कोई इमरजेंसी हुई आपके साथ या आपके बच्चे के साथ, तो आप उसको लेके तुरंत हॉस्पिटल या फिर एनएचएस में आप जा सके, तुरंत वहाँ पे डॉक्टर या फिर कोई अवेलेबल हो इमरजेंसी में, वो आपकी हेल्प कर सकें। ऐसा नहीं घर से बहुत दूर हो तो आपको जाने में परेशानी हो रात वात में कभी, तो इसलिए कि एनएचएस जो है वो आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हो। पांचवी चीज़ ये है कि बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि भैया गैस वाला ले या फिर इलेक्ट्रिक वाला हॉब वाला घर ले, तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है। लेकिन मुझे तो भाई इलेक्ट्रिक वाला उतना पसंद नहीं है, मुझे गैस वाला ही पसंद है। ताकि आप लोग देखते हैं जितना इंडियन कुकिंग हम लोग करते हैं बाहर में, वो बहुत गैस पे ही होती है। जैसे चपाती है, आपको चपाती फुलाना हो, बैगन का भरता बनाना हो, टमाटर की चटनी बनानी हो, ये सब तो आपको गैस पे ही हो पाएगा। ये आपको इलेक्ट्रिक ओवन पे कुछ नहीं हो पाता है, वो उस पर चपाती भी नहीं फूलेगी, आपको तवे पे ही फुलाना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप गैस वाला लें या फिर आप इलेक्ट्रिक वाला लें। पर्सनल बहुत लोगों को इलेक्ट्रिक वाला भी पसंद आता है, नॉन फ्लेम वाला। वो एक छोटी सी प्लेट होती है गोल, वो गर्म हो जाती है, उसके ऊपर कढ़ाई, इंडक्शन वाले ही बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंडक्शन वाली कढ़ाई या कुकर है, आप उसके ऊपर रख दें और वो गर्म होकर खाना बनता है, खाना बन जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो गैस, वो आँच नहीं होती है जिसमें आप कुछ डायरेक्टली पका सकें। तो आगे बात करते हैं काउंसिल टैक्स और टैक्स बैंड के बारे में। तो हर सिटी में या फिर हर टाउन में आपको हर बैंड बटा हुआ है, जैसे ABCDE करके। तो उसमें एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग होती है और टैक्स का बैंड होता है। तो एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग में ए में सबसे कम
एनर्जी यूज़ होगी, मतलब वो सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, और ई जो है सबसे कम एनर्जी एफिशिएंट है। ये काउंसिल टैक्स भी आपके कितना टैक्स बैंड में आप आते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कहीं पे जो ए वाले रेटिंग वाले होते हैं उनका कभी कभी काउंसिल टैक्स सबसे ज़्यादा भी हो सकता है, तो ए वालों का कहीं कहीं पे सबसे कम भी हो सकता है। तो आप एजेंसी में कॉल करके पूछ सकते हैं कि मेरा ये घर है, इसका ये टैक्स बैंड है, तो इसका कितना भी काउंसिल टैक्स आएगा। यूजुअली काउंसिल टैक्स जो होता है वो आपके घर के रेंट से ही पता चल जाता है। अगर आप 600 वाला घर ले रहे हैं तो काउंसिल टैक्स 150 आएगा, और 1000 वाला ले रहे हैं घर तो 200 या 220 ही आएगा। इतना ही डिफरेंस आता है। जैसे जिस एरिया में घर अच्छे हैं और जहाँ पे रेंट कम है तो वहाँ पे काउंसिल टैक्स भी कम ही आता है। अगर आप घर ले रहे हैं, अच्छे एरिया में ले रहे हैं, टैक्स बैंड भी ऊपर है, तो आपको काउंसिल टैक्स कंपेटिवली आप उतना ही रेशियो में, जिसने रेंट भरा 600 का 900, तो 30% बढ़ गया या 40% बढ़ गया, तो ऐसे ही काउंसिल टैक्स भी 150 उधर है तो 40% वो 200 250 पहुंच जाएगा। तो यही कैलकुलेशन है टैक्स बैंड की। तो आगे सोचते हैं कि ये हम लोग की फर्निश घर लें या फिर अनफर्निश घर लें। देखिए, जो लोग सिंगल लोग हैं वो लोग बिल्कुल फर्निश घर लीजिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ झंझट में पड़िएगा कि नया बेड खरीदे और नया सोफा खरीदे, तो बेटर है कि आप फर्निश घर ले लीजिए। लेकिन अगर आप फैमिली और अगर आप बच्चे के साथ हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप अनफर्निश घर लीजिए, सामान खरीदिए फेसबुक मार्केट प्लेस से सेकेंड हैंड, और उस घर में जाके भर दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जितने भी फर्निश्ड घर है, एक तो उनका डिपॉजिट ज़्यादा होता है, और अगर आपके पास बच्चा है तो वो कुछ ना कुछ खराब करेगा ही। कहीं पेन से लिख दिया, कहीं दाग लगा दिया, कहीं कट मार्क हो गया सोफे पे। तो होता क्या है, एक तो होल्डिंग डिपॉजिट उनका ज़्यादा होता है जो भी फर्निश्ड घर है। तो जितना ज़्यादा होल्डिंग डिपॉजिट आप दे रहे हैं और उसके बाद अपना कुछ सामान खराब हो गया वहाँ पे, तो ये लोग क्या करते हैं ना कि होल्डिंग डिपॉजिट से स्कैम ही समझ लीजिए। ये क्या करते हैं, होल्डिंग डिपॉजिट से उस जो भी सामान आपका खराब हुआ है उसका नए सामान का पैसा आपके डिपॉजिट से कट कर लेते हैं। तो बेटर है कि भैया अनफर्निश्ड घर लीजिए, उसमें से अपना सामान सेकेंड हैंड लाके उसमें भर दीजिए। कहीं आपको मूव करना है, उसे सेकेंड हैंड दाम में निकालिए वापस फेसबुक मार्केट प्लेस में, नई जगह पे जाइए और वहां फिर से सेकेंड हैंड सामान उठा लीजिए। ये फर्निश्ड घर का टेंशन छोड़ दीजिए कि आपको घर सब कुछ सजा सजाए मिल रहा है। कुछ भी अगर टूटा आपसे या आपके बच्चे से, तो वो तो पूरा का पूरा पैसा होल्डिंग डिपॉजिट से कट कर लेंगे। तो इस तरह की चीज़ों से आप बचिए, अनफर्निश्ड घर लीजिए अगर आप फैमिली के साथ है तो। और कोशिश कीजिएगा कि जितना भी सामान ले वो आपका खुद का हो, ताकि कोई भी डैमेज भी होता है तो आप उसको बियर कर सके, वो आपके लॉस में नहीं जाए, एज इन टर्म्स ऑफ कि आप कुछ नया खरीद के लाके और उसको सिक्योरिटी में से कटवा रहे हैं। तो बेटर है अनफर्निश्ड घर लीजिए मेरे हिसाब से। आगे जानते हैं कि इसमें हम लोग घर जो है गैरेज वाला लें, पार्किंग वाला लें, या फिर ऐसे सिंपल फर्निश घर लें, या नॉर्मल सिर्फ घर ले लें और अपना सामान भर लें। एज सच यहाँ पे पार्किंग के लिए आपको डेडिकेटेड स्पेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ गाड़ियाँ हैं, लेकिन मोस्टली हर घर के आगे अगर पार्किंग नहीं भी एलोकेटेड है तो ऑन स्ट्रीट पार्किंग हर घर के आगे होती है। तो आपको डेडिकेटेड पार्किंग वाला घर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पार्किंग वाला घर ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए एक डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस रहेगा जहां आपके अलावा कोई और गाड़ी नहीं लगा सकता है। तो कोई सी अगर रेंट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो पार्किंग वाला ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरा ये फ्लैट है, इसकी डेडिकेटेड पार्किंग है नीचे। मैं यही कोशिश कर रहा था कि अगर मैं गाड़ी आने के बाद लेता हूँ तो मैं पार्किंग वाला स्पेस वाला ही घर फाइनल करूँ। दूसरी चीज़, गैराज वाला लेना है कि नहीं। देखिए, अब मुझे नहीं लगता है कि गैराज की ऐसा कोई ज़रूरत है, और आप ज़्यादा रेंट पे करके आप अलग से गैराज का स्पेस दें गाड़ी को। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है यहाँ पे जो लोग क्या करते हैं कि जिनके पास गैराज अगर है भी तो वो अपनी गाड़ी को बाहर रोड पे ही खड़ा कर देते हैं और उस गैराज को है एज ए स्टोर रूम यूज़ करते हैं, अलग से रूम बना के उसको यूज़ करते हैं। अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो अगर आपके पास गाड़ी है भी, रोड पे साइड पे कहीं पे भी लगा सकते हैं गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप पार्किंग वाला स्पेस ले रहे हैं तो फिर वेल एंड गुड है कि आपके पास एक डेडिकेटेड पार्किंग है। लेकिन गैराज वाला एक्स्ट्रा पैसा दे के लेने का कोई मतलब नहीं है। बेटर है कि आप सिर्फ पार्किंग वाला ही घर लें, उतना ही इनफ है। अब मान लीजिए आप लोग घर फाइनल हो गया है, अब आप उस घर में मूव करने वाले हैं। अब है कि घर का जो सामान है वो आप कहाँ से खरीदें। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चैरिटी शॉप्स हैं। आप किसी भी बड़ी शहर में रहते हैं तो वहाँ पे हर जगह पे चैरिटी शॉप है। ओके सामान, टूटा फूटा नहीं, ओके सामान आपको, यूज सामान बिल्कुल कम रेट में आपको चैरिटी शॉप में मिल जाता है। आप जहाँ भी हैं वहाँ पे आप गूगल कर सकते हैं कि इस सिटी का चैरिटी शॉप कहाँ है।
आप वहाँ से जाकर सामान ले सकते हैं। मेरा जो बेस्ट तरीका है ढूंढने का वो है फेसबुक मार्केट प्लेस। जैसे ये चेयर हो गई जो मैंने खरीदी है, टेबल हो गई, तो जितना भी ये सारी चीज़ें हैं ये मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस से खरीदी है, और ठीक ठाक सामान आपको फेसबुक मार्केट प्लेस में रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। नहीं तो अगर आपको नया सामान लेना है तो यहाँ पे आइकिया भी है, आप आइकिया में जाके प्राइस कंपेयर करके आप नया सामान भी वहाँ से उठा सकते हैं। हाँ, कम से कम एक चीज़ और सजेशन है कि अगर आप जो घर ढूंढ रहे हैं उसमें कोशिश है कि अलमीरा हो कम से कम। अगर घर अनफर्निश्ड भी है तो एटलीस्ट वार्डरोब या स्लाइडिंग वार्डरोब या कुछ भी आपको वुडन वार्डरोब होना चाहिए। अगर आप सिंगल भी रह रहे हैं या भी फैमिली रह रहे हैं तो वुडन वार्डरोब वहाँ पे होना चाहिए, ताकि आप उन चीज़ों में पैसे नहीं वेस्ट करें जो आपको इन फ्यूचर शिफ्ट करने में उस चीज़ का यूज़ नहीं आएगा। तो बेड आप ले सकते हैं, सोफा ले सकते हैं, चेयर, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल सब ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वार्डरोब और स्टोरेज स्पेस या किचन का भी स्टोरेज है वो आप देख लीजिएगा ऑनलाइन उनके फोटोज में कि एटलीस्ट वार्डरोब और किचन का कैबिनेट्स बना हुआ हो। टीवी यूनिट नहीं हो तो भी चलेगा, आपको ड्रेसर और साइड टेबल नहीं हो वो तो भी चलेगा। ये सब आप फेसबुक मार्केट प्लेस या फिर चैरिटी होम से ले सकते हैं। तो एटलीस्ट वार्डरोब हो घर में, आप फैमिली के साथ रह रहे हो या सिंगल हो रह रहे हो, लेकिन वार्डरोब होना चाहिए। विंडोज और जितने भी रूम्स के अंदर विंडोज हैं और सनलाइट की बात करते हैं, देखिए अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि घर में एनफ सनलाइट हो और बड़े बड़े विंडोज हो। छोटे नहीं, जो बड़े बड़े विंडोज हैं इसके प्रॉपर सनलाइट घर के अंदर है। होता क्या है ना, यहाँ ठंड के टाइम में बहुत ठंडी हो जाती है, तो अगर आपको सनलाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो कम होता है, तो कोशिश कीजिए कि जितना देर तक सनलाइट आ रहा हो उस खिड़की के थ्रू आए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि चारों साइड से सनलाइट आए, लेकिन एटलीस्ट मैक्सिमम आपके किचन में और आपके गार्डन में और आपके बेडरूम में, मास्टर बेडरूम जहाँ आप रात में सोते हैं, वहाँ पे एटलीस्ट सनलाइट होना जरूरी है। क्योंकि ठंड के टाइम में क्या होता है ना, रात में वो रूम बहुत ठंडा हो जाता है अगर सनलाइट नहीं आती है तो। और हीटिंग से भी आप देखिए, बाहर का रूम तो ठंडा कर सकते हैं, लेकिन अंदर मास्टर बेडरूम को जहाँ आप सो रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा हीटिंग लगेगी आपको रात में रूम को ठंडा करने, गर्म करने के लिए। तो यूजुअली ट्राई कीजिए कि जो रूम्स हैं वो बड़े बड़े विंडो वाले हों, और एटलीस्ट आपके गार्डन में और किचन में और मास्टर बेडरूम में सनलाइट आ रही हो। समर के टाइम में यह क्या होता है कि दिन बहुत लंबे होते हैं और ठंड बहुत कम होती है, 15-20 डिग्री भी ऑलमोस्ट यहाँ रहता है, पर्थ में बता रहा हूँ। तो आप बाहर निकल के गार्डन में बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अगर सनलाइट आ रही है तो, और बारबेक्यू कर सकते हैं या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो गार्डन में भी लाइट आए या सनलाइट आए तो अच्छा रहता है। यहाँ यूजुअली घरों में क्या होता है कि ये लोग जो लाइट लगाते हैं ना वो पीले कलर की लाइट होती है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ये जो लाइट होती है ये पीले कलर की होती है। तो यहाँ पे लोग पीले कलर की लाइट ही पसंद करते हैं क्योंकि ये सनलाइट वाला फील देता है। ठंड के टाइम में क्या होता है कि सनलाइट इतनी आती नहीं है, तो ये लोग इसी लाइट के थ्रू वो एटलीस्ट वो इन क्या उसको बोलेंगे, इन्वायरमेंट या फिर एम्बियंस ट्राई करने का क्रिएट करते हैं कि वो सनलाइट का फील दे। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ये लाइट को, पीली लाइट है। तो यहाँ मोस्टली हर घर में आपको पीली लाइट ही मिलेगी, यहाँ पे हर जगह पे पीली लाइट ही मिलेगी आपको, बाथरूम्स में, आपको हॉल में। तो आप कोशिश कीजिए कि अमेजोन से अगर आप मंगा सकते हैं वाइट लाइट तो वहाँ से मंगा लीजिए, और नहीं तो आप इंडिया से अगर ला सकते हैं वाइट लाइट, जैसे बल्ब्स में इंडिया से लेके आया था 2-4 वाइट लाइट के लिए, तो वो आप इंडिया से भी लेकर के यहाँ पे आ सकते हैं। अब घर जो है कि कारपेट वाला लेना है कि वुडन फ्लोरिंग वाला लेना है, देखिए यहाँ लंदन में और या फिर पर्थ में तो स्कॉटलैंड में ठंड बहुत पड़ती है, टेम्परेचर -8 -10 और बिल्कुल एक्सट्रीम में तो -15 तक भी चला जाता है। तो जो वुडन फ्लोरिंग वाला घर होता है वो थोड़ा फ्लोर ज़्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर आप कारपेट वाला घर लेते हैं तो वो एकदम कोजी कोजी लगता है, वो बिल्कुल गर्म नहीं होता है। जैसे अभी गर्मी के टाइम में भी मेरे किचन में टाइल लगा हुआ है, तो गर्मी के टाइम में मुझे डर लगता है कारपेट छोड़ करके किचन में एंटर करने के लिए। तो या तो आपको वुडन फ्लोरिंग के ऊपर वो रग होता है वो बिछाना पड़ेगा, या फिर किचन का रग्स आता है आपको ऑनलाइन, वो खरीद के बिछाना पड़ेगा ठंड के टाइम में। गर्मी के टाइम में तो चल जाता है वुडन फ्लोरिंग, लेकिन कोशिश कीजिए कि कारपेट वाला ही घर ले। थोड़े इश्यूज हैं उसको क्लीन करने में, आपको वैक्यूम करने में, आपको पानी से धोने में, कुछ गिर गया तो साफ करने में, लेकिन वो कारपेट वाला घर जो है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील देता है ठंड के टाइम में। गर्मी के टाइम में तो उतना डिफरेंस नहीं लगता है वुडन और कारपेट में, लेकिन ठंड के टाइम में कारपेट वाला घर ही आपको पसंद आने वाला है। तो मेरा सजेशन है कि कारपेट वाला घर ही सेलेक्ट करें। और एक चीज़ है, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं यहाँ पे,
तो वैसे वहाँ से तो या फिर किसी दूसरे एरिया से नहीं पता चलेगा इंडिया में कि कौन सा एरिया सेफ़ है। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या कलीग यहाँ रह रहा है, तो आप उनसे जो पोस्ट कोड है वो दे करके वो पूछ सकते हैं कि एरिया कैसा है। तो फैमिली के साथ आप ट्राई कीजिएगा बिल्कुल सेफ़ वाले एरिया में घर लेने के लिए, वहाँ पे क्राइम रेट कम हो। ऐसे यूजुअली यहाँ पे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है क्राइम रेट का। हाँ, लोग अच्छे हैं, घर अच्छे हैं, माहौल अच्छा है। वैसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ पिछले 20-22 दिनों में कि वैसा कुछ लगा हो, कुछ क्राइम्स का। लेकिन कोशिश की जाए कि सेफ वाले घर में ही, एरिया में ही घर लें, ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं हो। कभी कोई क्राइम हो गया तो कुछ हो गया या कुछ भी मिसहैप्स हो सकता है, तो सेफ एरिया में ही घर लेने का ट्राई कीजिएगा। चलिए, ये सब तो हो गया, लेकिन अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं, जो ऑफिस है आपका, वो भी कोशिश की जाए घर से बहुत दूर नहीं हो। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, तो ऑफिस आपको वीक में 2 या मैक्सिमम 3 दिन ही जाना होता है। लेकिन 2 दिन भी जाने के लिए आपको अगर 10 माइल ड्राइव करना है या 15 माइल ड्राइव करना है, तो वो भी एक हेडेक ही है कि जाइए, गाड़ी निकालिए, ड्राइव कीजिए। तो कोशिश की जाए कि ऑफिस 5 से 10 मिनट से ज़्यादा दूर नहीं हो, 3 या 4 माइल तक चलेगा, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट वीक में 2 या 3 दिन ऑफिस जाना ही है। या आपकी वाइफ भी वर्किंग है, तो कोई ऐसा प्लेस ढूंढिए जहाँ से आप दोनों लोगों का ऑफिस पास में पड़े और दोनों ज़्यादा दूर नहीं रहे शहर से। यही सब हमारे टिप्स और ट्रिक्स हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल लेट्स गेट आउट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपना प्यार दें। थैंक यू।